हेलो स्टूडेंट। आई होप कि आपका एस वाई जे सी का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मेरा नाम प्रोफेसर परेश रावल है और मैं लास्ट 25 साल से इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों, और लास्ट 12 साल से मैं आर्यंत एकेडमी में एसोसिएट हूँ और वेरियस प्लेसेस पे भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ। लास्ट 7 दिन पहले मैं बच्चों के पेपर चेक कर रहा था, स्टूडेंट्स के पेपर चेक कर रहा था, 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स के पेपर चेक कर रहा था। तो मुझे ऐसा फील हुआ पेपर चेक करने के टाइम पर कि टीचर जो क्लासरूम में बोल रहा है, या तो वो बच्चे ने बराबर से सुना नहीं है प्रोबेबली, या तो उसने सुना होगा, या तो वो फाइनल एग्जाम में उसको रिकॉल नहीं हुआ। दो में से कोई भी एक सिचुएशन हुआ होगा। वही रीजन है कि बच्चे का जो राइटिंग प्रैक्टिस में देख रहा हूं, कंटेंट रिप्रेजेंटेशंस, वो शायद तक प्रॉपर नहीं जा रहा। तो मुझे ये बात फील हुआ कि एक गाइडेंस सेशन ऑन बिहाफ ऑफ आर्यंत एकेडमी, ऑन बिहाफ ऑफ उमेश सर, ऑन बिहाफ ऑफ भाविन सर, एक छोटा सा एक गाइडेंस सेशन रखना चाहिए, जिससे हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये पता चले कि भाई एग्जाम टाइम पे हम लोग क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए और क्या हमें कम पढ़ना चाहिए। वो अगर मैं एक बार आपको बता देता हूं तो मुझे लगता है कि आपका जो एक वरी है, फैक्टर ऑफ वरी, वो काफी हद तक रिलीज हो जाएगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस सेशन में कि आपको वो सारी चीजें बताऊं जिससे आपका एग्जामिनेशन बहुत बहुत अच्छा जाए और आप फाइनल एग्जाम में, बोर्ड के फाइनल एग्जाम में 95 प्लस इकोनॉमिक्स में बहुत इजीली स्कोर करके आ सको। मैं उम्मीद कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं कि आप लोग के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। ये वीडियो जब आपके पास पहुंचेगा तो बोर्ड एग्जामिनेशंस को स्टार्ट होने में लगभग 2 या 3 दिन बाकी रहेंगे। बट उस 2 या 3 दिन के ब्रेक में भी अगर आप इसको एक बार अच्छे से सुन लेंगे और अच्छे से इसको फॉलो करेंगे तो मैं अश्योर करता हूं कि आपका बोर्ड का पेपर बहुत फैंटास्टिकली जाएगा। ठीक है। अब दूसरी बात, आप अपने माइंड से ये पहले वरी हटा दो कि बोर्ड का पेपर बहुत ट्रिकी होता है। नहीं, बोर्ड का पेपर ट्रिकी नहीं होता। बोर्ड का पेपर ट्रिकी नहीं होता। पहला, बोर्ड कभी भी किसको फेल नहीं करता। हम सामने से स्टूडेंट्स होने के नाते कभी कभी कुछ गलतियां करते हैं। हम बोर्ड को एक चांस देते हैं कि भाई हमने परफॉर्म नहीं किया या तो हमारे एरर्स बहुत है, बिकॉज ऑफ दैट हम मार्क्स नहीं ले पाते या तो हम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। प्लस नॉर्मली स्टूडेंट का एक एटीट्यूड कैसा है कि थियोरी सब्जेक्ट है तो मैं उसको मेमोराइज करके, रट्टोफाई करके, याद करके पढ़ लूंगा। बट इट इज नॉट लाइक दैट। आप कितना मेमोराइज करेंगे, कितना रट्टोफाई करेंगे। तो मैं एक अटेम्प्ट लेने जा रहा हूं फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एस वाई जे सी अक्रॉस महाराष्ट्र, अक्रॉस ऑल, कि सबको इसका एक बेनिफिट मिले। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं चिल्ड्रन, और आप लोग से पूरा कोऑर्डिनेशन भी चाहिए। आप अपना बेस्ट एफर्ट देना। सो वी ऑल स्टार्ट। ऑल द बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। नाउ, अब आपके सामने जो स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन है बच्चों, जिसमें मैंने आपको सबको बताया हुआ है कि इकोनॉमिक्स का पेपर हमारा 100 मार्क्स का है। ये बात नो डाउट सबको ही पता है। और 80 मार्क्स का हमारा एक्सटर्नल एग्जाम है। दैट मीन्स आप जो फरवरी के महीने में बोर्ड में जाके लिखोगे, और 20 मार्क हमारे इंटरनल्स के होते हैं। अब 100 मार्क का टोटल पेपर है, 80 एक्सटर्नल, 20 इंटरनल। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका इंटरनल, भले आपके कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड होता है, थोड़ा सा वो हमारे रैपो पे भी डिपेंड करता है कि हमारा रैपो हमारे टीचर्स के साथ कैसा था थ्रू आउट द ईयर।
क्योंकि रेपो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंटरनल्स में, और आपके एफर्ट्स बहुत ज्यादा काम करते एक्सटर्नल में। तो अगर समझो एक्सटर्नल में आपको कट शॉर्ट करके 75 मिलते हैं, और समझो बाय गॉड ग्रेस अगर इंटरनल में हमने 20 ले लिए तो भी आप 95 तो ऐसे ही पहुंच जाओगे यार। और बाय चांस अगर समझो एक्सटर्नल में आपने कोई भी एरर नहीं किया, मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एरर नहीं किया, एंड यू स्टार्टेड वेल एंड यू रिटन वेल द पेपर, तो ऑलमोस्ट 77 78 तक भी आपको एक्सटर्नल में मिल सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो टोटल 100 में से आपको 98 तक इकोनॉमिक्स में जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात ये भी ध्यान रखना कि इकोनॉमिक्स का पेपर एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो उसमें 100 आउट ऑफ 100 तो मिलना नहीं है, बट हम अगर कोशिश करते तो 98 तक तो जा ही सकते, 98 तो जा ही सकते। और एक्सेप्शनल पेपर लिखा होगा तो 98 110% मिलना ही मिलना है। ये मत बोलना, ये मत सोचना कि कोई एग्जामिनर आपका मार्क्स इंटेंशनली काटेगा, कोई आपका मार्क्स इंटेंशनली नहीं काटता। आपके अगर कंटेंट में वीकनेस है तो आपको मार्क्स कट करेगा ही करेगा। अब इकोनॉमिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एज यू नो वेल। फर्स्ट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द सेकंड इज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन ये है कि सर फाइनल एग्जाम में मैं क्या 10 के 10 चैप्टर पढ़ के जाऊं, या कुछ कम पढ़ूं और ज्यादा मार्क्स लेके आऊं, या तो किस तरह से अपने अप्रोच को चेंज करूं। तो सबसे पहले ध्यान रखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ा गेम चेंज करता है फाइनल एग्जाम के अंदर। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ गेम चेंजर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज नॉट अ गेम चेंजर, बट द माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बिग गेम चेंजर। और वो गेम चेंज आपको करना है, और वो गेम को मैं चेंज कैसे करवाना है वो मैं आपको बताऊंगा आज। तो सबसे पहले ध्यान रखना, माइक्रो इकोनॉमिक्स में टोटल आपके सामने 5 चैप्टर है। फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड फीचर्स ऑफ मैक्रो। ये 2 आंसर अगर हम परफेक्ट कर लेते हैं, मैं रिपीट करता हूं, 2 आंसर अगर हम परफेक्ट कर लेते हैं तो स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर का आंसर भी हम थोड़ा सा इसमें से ले ऑफ कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो का भी कुछ पॉइंट हम इसमें से कवर करते हैं। तो जब आप फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो पढ़ते हो तो मेक एंश्योर कि आप सारे फीचर्स को प्रॉपरली रीड करना, उस तरह से रीड करना कि स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो भी उसमें कवर हो जाए, राइट? अब जब फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स लिखते हो फॉर 4 मार्क्स, यस फॉर 4 मार्क्स, तो एंश्योर करना कि सबसे पहले एक छोटा सा मीनिंग लिखे, डेफिनेशन लिखे माइक्रो की। डेफिनेशन में मैं एक सजेशन दे रहा हूं, अगर आपको उस पर्सन का नाम याद है तो आप नाम लिखो, बट अगर नाम लिखते हो तो एंश्योर करना डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड करेक्ट जाना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको उस पर्सन का नाम याद नहीं है, तो नाम मत लिखना। नाम लिखने के बाद डेफिनेशन रॉन्ग जाएंगी तो हाफ मार्क्स कट सकता है, इंप्रेशन खराब जाएगा। तो आई डोंट फील सो कि आपको रिस्क लेना चाहिए। अब टोटल 8 फीचर है माइक्रो के, टोटल 8 फीचर है मैक्रो के। तो जब माइक्रो का फीचर लिखते हो बच्चों, तो जो कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट करो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पार्शियल इक्विलिब्रियम, उसको बहुत अच्छे से लिखना चाहिए। स्लाइसिंग मेथड, प्राइस थियरी, ये कुछ ऐसे पॉइंट है फीचर्स के जिसको आपको बहुत अच्छे से एलोबरेट करना चाहिए। जब मैक्रो के फीचर लिखते हो, मैक्रो के, तो जनरल इक्विलिब्रियम, राइट, लंपिंग मेथड, इनकम थियरी, ये आपको बहुत अच्छे से एलोबरेट करना चाहिए। मैं ऐसा कतई नहीं बोल रहा हूं कि आप बाकी फीचर्स को एलोबरेट मत करो, आपको बाकी फीचर्स भी एलोबरेट करने चाहिए, मगर 8 में से 4 फीचर को बहुत अच्छे से हाईलाइट करना,
और वो 4 फीचर को सबसे पहले ऑर्डर में लिखना, ताकि एग्जामिनर को समझेगा कि आपने अपना पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इजीएस्ट टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो। अब डिस्टिंग्विश में आएगा कि नहीं वो मैं आपको बाद में बताता हूं, ठीक है चिल्ड्रन। इसके बाद आपका चैप्टर है इट्स यूटिलिटी एनालिसिस। माइक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये यूटिलिटी एनालिसिस। इसमें आपको जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे अगर आप देखोगे तो आपको मिलता है फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, यहां तक तो ओके। बट इस चैप्टर से ही आपका SYJC का लॉ स्टार्ट हो गया। तो एक बात सजेस्ट करता हूं, जब भी लॉ लिखते हो 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU 4 मार्क्स, तो इंट्रोडक्शन फर्स्ट लिखना, स्टेटमेंट लिखना, प्रेजेंटेशन देना, एक्सप्लेनेशन देना और अजम्पशन के हेड पॉइंट को लिखना। 4 मार्क के लिए आया तो लॉ ऑफ DMU। दूसरा, जब इंट्रोडक्शन लिखते हो तो ये जरूर लिखना कि लॉ ऑफ DMU को बनाया था प्रोफेसर गोसेन ऑफ जर्मनी, मगर उसको रीडेवलप किया था अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में। अगर आप ये लिखते हो तो बेटर है, हम मार्क्स को गेन कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर में बच्चों आती है एक क्वेश्चन, एक्सप्लेन अजम्पशंस टू लॉ ऑफ DMU। अब यहां पे सब बच्चों का एक जनरल क्वेरी है कि सर अजम्पशन और एक्सेप्शंस को हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। अजम्पशन अगर आता है फॉर 8 मार्क्स तो राइट इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन के सारे पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करना। बट एक्सेप्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन लॉ ऑफ DMU along with exceptions, तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन के हेड पॉइंट यहां मैंडेटरी है। फाइनल आपको लिखना है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ DMU। जब पूरा आंसर फिनिश करते हो तो आपको एक कंक्लूजन लिखना पड़ेगा कि all above mentioned exception look like as an exception but they are not a genuine exception because in every exception some sort of assumptions are violated। ये आंसर का लिखने का बोर्ड का एग्जैक्ट पैटर्न है, और ये अगर आप लिखते हो तो काफी हद तक एग्जामिनर के माइंड में आप अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करोगे कि नहीं बच्चे ने पूरा जस्टिस आंसर के साथ किया है। लॉ को लेकर इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि बच्चा लॉ फर्स्ट टाइम लिख रहा है, बट 4 मार्क का आया तो मैंने बोला इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, अजम्पशन, हेड पॉइंट। अगर क्वेश्चन आया सिर्फ अजम्पशन तो एक्सेप्शन का जिक्र नहीं करना। अगर एक्सेप्शन आया है तो अजम्पशन के हेड पॉइंट लिखना। ये लॉ ऑफ डिमांड में भी अप्लाई होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में भी अप्लाई होता है। राइट, ग्रेट। अब चैप्टर नंबर 3A है हमारा बच्चों डिमांड एनालिसिस, और चैप्टर नंबर 3B है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब देखो यार, एक सिंपल एज अ फ्रेंड बोल रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा बोले आपको कि सर मेरा 3AB नहीं हुआ, तो इट इज अ बिग रीजन टू वरी यार। क्योंकि अगर आप बोलोगे सर आपका मेरा डिमांड एनालिसिस नहीं हुआ, मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नहीं हुआ, तो फिर आप बोर्ड का पेपर कैसे अटेंड करोगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है 80 मार्क्स के फाइनल पेपर में। अगर आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर ले, अगर आप मार्च 2025 का पेपर लेंगे, जुलाई 2025 का पेपर लेंगे, बोर्ड का जो लास्ट 2 अटेम्प्ट गए, आप उसमें जाके बच्चों चेक करो, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मिनिमम 22 मैक्सिमम 24 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। फिर वो ऑब्जेक्टिव्स में आया हो, वो गिव रीजन में आया हो, वो डिफाइन द टर्म में आया हो, वो असर्शन एंड रीजनिंग में आया हो, मगर वो आया है। तो हम कहते ही डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बच्चों मिस नहीं कर सकते, और करना भी नहीं। माइक्रो के सबसे 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। राइट, अब जब आप डिमांड एनालिसिस को पढ़ रहे हो तो अगर सपोज एक क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ डिमांड, तो हमें पता है
कि टाइप्स ऑफ डिमांड के अंदर डायरेक्ट डिमांड है, डिराइव डिमांड है, कंपोजिट डिमांड है, जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री है एंड कॉम्पिटिटिव है। राइट पॉइंट वाइज, राइट पॉइंट वाइज, राइट पॉइंट वाइज। मैंने 3 बार इसे रिपीट किया ताकि आपको समझे। अगर टाइप्स ऑफ डिमांड को हमने थरोली किया तो डिस्टिंग्विश में भी काम आता है डायरेक्ट डिमांड एंड डिराइव डिमांड में। तो एक क्वेश्चन है और उसका हेल्प आपको 2 या 3 जगह पे होगा। जब फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड लिखते हो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि आप एक एग्जैक्ट ऑर्डर में लिखना, क्योंकि एग्जैक्ट ऑर्डर इकोनॉमिक्स में नहीं लिखा जाता है, बट एंश्योर करना कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड लिखने के टाइम पे सबसे पहला फैक्टर आप प्राइस ऑफ कमोडिटी से स्टार्ट करो। प्राइस ऑफ कमोडिटी से स्टार्ट करो। प्राइस ऑफ कमोडिटी के बाद अगर हो सके तो इनकम लेवल ले लो, उसके बाद अगर होता है तो पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन ले लो, उसके बाद होता है तो प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ले लो, उसके बाद होता है तो प्राइस ऑफ जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री ले लो। इससे फायदा ये होगा कि आपके स्टार्टिंग के 5 पॉइंट का इंपैक्ट बहुत बेटर आएगा। राइट? जब क्वेश्चन लिख रहे हैं हम लोग चेंज इन डिमांड, वेरिएशन इन डिमांड, तो चेंज इन डिमांड के अंदर ये याद रखना कि प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड अदर फैक्टर आर सब्जेक्ट टू चेंज। और वेरिएशन इन डिमांड के अंदर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज गोइंग टू चेंज एंड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। चेंज इन डिमांड में हम लोग वर्ड यूज करते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज, और वेरिएशन इन डिमांड में हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंज इन डिमांड में हम लोग की टर्मिनोलॉजी है शिफ्ट टू राइट एंड शिफ्ट टू लेफ्ट, और वेरिएशन इन डिमांड में हमारी टर्मिनोलॉजी है स्लोप डाउनवर्ड एंड स्लोप अपवर्ड। व्हाइल रिप्रेजेंटेटिंग चेंज इन डिमांड एंड वेरिएशन, प्लीज स्टिक टू द पॉइंट। डायग्राम नेसेसरी, डायग्राम मैंडेटरी, डायग्राम कंपल्सरी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ डिमांड, जिसके अंदर 4 मार्क का आया, तो मैंने पहले यूटिलिटी में बताया हुआ है कैसे लिखना है। लॉ ऑफ डिमांड विद अजम्पशन आया, तो मैंने उसकी पैटर्न ऑलरेडी बताई है। अजम्पशन पूछा है तो एक्सेप्शन का जिक्र नहीं करना, अगर एक्सेप्शन पूछा है तो अजम्पशन का जिक्र करना, बट एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड के अंदर एक्सेप्शनल डिमांड कर्व ड्रॉ जरूर करना। लास्ट में लिखना एक्सेप्शनल डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड, क्योंकि एक्सेप्शन लॉ के अगेंस्ट में होता है। अब आया बच्चों 3B। 3B है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो एक अच्छा चैप्टर है। 3B मैक्सिमम मार्क्स आपको स्कोर करने में ये बहुत अच्छा हेल्प भी करेगा। अब ट्रबल ऑफ द डे क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को बराबर देखते नहीं है। अगर क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो आप क्या करते हो, टाइप्स ऑफ के बाद क्या लिखा है वो देखो। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, तो टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोग 3 चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर 5 पॉइंट है, ये हमको पता है, मगर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछा है तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। और अगर क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो बच्चों उसमें 5 है, यूनिटरी इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। मीनिंग नेसेसरी है, बराबर से लिखना, एक्सप्रेशन बराबर देना, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंक्रीज बाय 10 और डिमांड डिक्रीज बाय 10। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन भले 2 लाइन में लिखो वो इंपॉर्टेंट है, मगर हर टाइप के नीचे आपका ये लाइन होना चाहिए। जैसे कि यूनिटरी इलास्टिक है तो उसका डिमांड का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, आपको ये मेंशन करना पड़ेगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टाइप्स भी 8 मार्क में आ सकते हैं, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी भी 8 मार्क में आ सकता है। मेजोरिटी ये क्वेश्चन 6 के लिए रिजर्व रखा होता है। उसके बाद आती है बच्चों एक क्वेश्चन फैक्टर अफेक्टिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसमें एक पॉइंट याद रखना, जब आप एक्सप्रेशन दे रहे हो फाइनल एग्जाम में, तो मेक एंश्योर कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है उसका कंजम्पशन में पोस्टपोन नहीं कर सकता हूं तो प्राइस इंक्रीज होता है। बट अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, मैं उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकता हूं तो उसकी प्राइस डिक्रीज होगी।
मैंने जब भी पेपर चेक किया, मैंने देखा कि बच्चा ये लाइन को एक्सप्रेस करने में मिस्टेक कर रहा है। सो आप ये लाइन को एक्सप्रेस करने में मिस्टेक मत करना कि इफ डिमांड फॉर द गुड्स इज इनएलास्टिक, कंजम्पशन कैन नॉट बी पोस्टपोन्डेड, दैट्स व्हाई सेलर टेंड्स टू इंक्रीज द प्राइस, राइट। इसके बाद है बच्चों मेथड ऑफ इलास्टिसिटी। देयर आर थ्री मेथड्स, टोटल आउटले मेथड, पॉइंट मेथड एंड परसेंटेज मेथड। पॉइंट मेथड एंड परसेंटेज मेथड बहुत इजीली आप लिख पाओगे, मगर जब टोटल आउटले मेथड को लिख रहे हो तो उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होने के बाद यू आर सपोज टू प्रिपेयर अ वन टेबल, जिसके अंदर आपको 3 डिविजन्स करने पड़ेंगे कि स्टार्टिंग का पार्ट, मिडल पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। 3 आपको डिविजन्स करने पड़ेंगे और उस डिवीजन के हिसाब से आपको ऑब्जर्वेशंस देना पड़ेगा। अगर प्राइस एंड आउटले का रिलेशन डायरेक्ट है, मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन, तो वो रिलेटिवली क्या वो आएगा, रिलेटिवली इनएलास्टिक कि रिलेटिवली इलास्टिक। ये एक बहुत अलग लेवल पे हम बात कर रहे हैं। प्राइस एंड आउटले का रिलेशन प्रॉपरली वहां पर एक्सप्रेस करना। जैसे कि हम लोग बोलते हैं वॉट एवर इज अ चेंज इन प्राइस, वेदर इट इंक्रीज और डिक्रीज, इफ आउटले रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज यूनिटरी इलास्टिक, राइट। तो वो प्राइस और आउटले का क्या रिलेशनशिप है, वो आपको एक ब्रॉडर लेवल पे वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। टेबल बनाने के नीचे ही उसका ऑब्जर्वेशन बराबर से लिखना, और ऑब्जर्वेशन में वो लाइन को हो सके तो हाईलाइट भी कर लेना। जब आप ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करते हो, ज्योमेट्रिक मेथड, तो ज्योमेट्रिक मेथड के अंदर आपको लिखना है कि वी टेक अ पॉइंट ऑन अ गिवन डिमांड कर्व टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्लीज डिमांड कर्व ड्रॉ करना, सारे पॉइंट को एक्सप्रेस करना कि मिड पॉइंट है तो यूनिटरी इलास्टिक है, ऊपर गया तो रिलेटिवली इलास्टिक है, फाइनल आंसर आया तो इंफिनिटी है। मतलब आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि भाई पॉइंट मेथड में क्या मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, पॉइंट मेथड में क्या मैंने अपना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया। अगर डिमांड कर्व आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उसके आंसर 0 है, अगर आपका डिमांड कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो उसका आंसर इंफिनिटी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर मेथड्स टू मेजर इलास्टिसिटी बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल। ऐसा नहीं है कि 8 मार्क में नहीं आ सकता है, 2 मेथड को कंबाइन करके, 2 मेथड को क्लब करके 8 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। सो मैं रिपीट करता हूं सारे बच्चों से कि डिमांड एनालिसिस एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। हम हमारा बोर्ड का पेपर उसके बेसिस पे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 3A हो गया, 3B हो गया। अब हम आते हैं बच्चों सप्लाई के ऊपर। सप्लाई चैप्टर और डिमांड चैप्टर में एक डिफरेंस है। डिमांड कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सप्लाई प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिमांड एनालिसिस में कंज्यूमर वांट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, सप्लाई एनालिसिस में प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रॉफिट। डिमांड में प्राइस और डिमांड का रिलेशन इनवर्स है, सप्लाई में प्राइस और सप्लाई का रिलेशन डायरेक्ट एंड पॉजिटिव है। सेम पैटर्न है यहां पर। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सप्लाई एनालिसिस का वो है फैक्टर अफेक्टिंग टू इलास्टिसिटी ऑफ, फैक्टर अफेक्टिंग टू सप्लाई, दैट इज कॉल्ड डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। यहाँ पे जितने भी डिटर्मिनेंट है, भले 8 या 9, बट शुरुआत हम करेंगे प्राइस ऑफ कमोडिटी से, रेस्ट यू कैन चेंज द ऑर्डर। इसके बाद यहाँ पे भी आता है चेंज इन सप्लाई, वेरिएशन इन सप्लाई, बट पॉइंट टू बी नोटेड, चेंज इन सप्लाई है प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर आर सब्जेक्ट टू चेंज। वेरिएशन इन सप्लाई है, वेरिएशन इन सप्लाई तो प्राइस कीप ऑन चेंज एंड अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएशन इन सप्लाई जब ड्रॉ करते हो तो एक्सटेंशन में एक पॉइंट ध्यान रखना, सप्लाई कर्व का स्लोप भी अपवर्ड है और एक्सटेंशन की मूवमेंट भी अपवर्ड है। कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई में सप्लाई कर्व का स्लोप अपवर्ड है मगर कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट डाउनवर्ड है, ये आपको स्पेसिफाई वहां पे लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ पे एक आता है लॉ ऑफ सप्लाई,
एक कॉमन पैटर्न मैंने बताया है, 4 मार्क में लॉ आया तो इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेनेशन। लॉ ऑफ सप्लाई अलोंग विथ अजम्पशंस आया, इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन एंड अजम्पशन को डिटेल में एक्सप्लेन करना, नो नीड टू राइट द एक्सेप्शन। अगर लॉ ऑफ सप्लाई अलोंग विथ एक्सेप्शन आता है तो अजम्पशन का हेड पॉइंट आपको जरूर लिखना पड़ेगा, बट मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूं, लॉ ऑफ सप्लाई अलोंग विथ एक्सेप्शन आया तो उसको अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। मैं रिपीट करता हूं, वो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, आपका टाइम ले लेगा वो, और फाइनल एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं है, 3 घंटे का ही पेपर है, राइट। अब आता है बच्चों चैप्टर नंबर 4, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जब क्वेश्चन आती है आपके सामने, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। अब जब फीचर लिखते हो मोनोपोली के, या तो ओलिगोपोली के, या तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, या तो इवन परफेक्ट कंपटीशन के, डायरेक्ट स्टार्ट मत करना, उस मार्केट का मीनिंग एक्सप्लेन जरूर करना, हो सके तो एक डेफिनेशन भी जरूर लिखना, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के जब फीचर्स लिखते हो, परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स, तो लास्ट में एक कंक्लूजन देना कि परफेक्ट कंपटीशन रियल मार्केट नहीं है, ये एक इमेजिनरी मार्केट है, ऐसा मार्केट रियलिस्टिक लाइफ में हमको देखने को नहीं मिलता है। कंक्लूजन इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन फीचर इज मैंडेटरी, आप इसको ऑप्शनल में नहीं डाल सकते। इक्विलिब्रियम प्राइस बहुत इजी आंसर है, टेबल जरूर ड्रॉ करना, टेबल जरूर ड्रॉ करना, डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, और उसको अपने वर्ड में प्रॉपरली एक्सप्लेन करना, ठीक है। और जो मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड लिखते हो, तो ये जरूर याद रखना कि उसका क्लासिफिकेशन अल्फ्रेड मार्शल ने किया था 1890 में। अब यहां पे बच्चों माइक्रो के 5 चैप्टर खत्म होते, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने 1890। अब आप बोलोगे सर आपने माइक्रो के ऊपर बहुत प्रेशर दिया, यस, मैंने माइक्रो के ऊपर इसलिए प्रेशर दिया कि 80 मार्क्स का अगर बोर्ड का हमारा पेपर है, तो ऑन एन एवरेज में लास्ट 3 साल के पेपर देख रहा हूं, लास्ट 3 साल के पेपर, 4 साल के पेपर देख रहा हूं, उसके अंदर कम से कम 50 से 53 मार्क का जो पेपर आता है वो माइक्रो से निकलता है। सो अगर किसी बच्चे की पूरे साल की प्रिपरेशन नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जाओ, आप पास तो हो ही जाएंगे, फेल तो नहीं होगे, पास तो हो जाएंगे। और ऐसे भी बोर्ड के एग्जाम में कोई फेल नहीं होता, क्यों, वो बाद में बोलता हूं। तो माइक्रो को बेस्ट लिखो, कोशिश करना अपने ओन वर्ड में लिखना, मगर 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 मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, वरना अगर आपने ओन वर्ड में लिखा और मीनिंग चेंज हो गया तो आई थिंक सो आपका मार्क्स जाएगा। ये कोई ऐसा रिजिड पॉइंट नहीं है कि मेरे को एग्जैक्टली टेक्सचुअल लैंग्वेज यूज करनी है, आप अपने ओन वर्ड में लिखो, कंट्रोल्ड लैंग्वेज में लिखो, परफेक्ट लैंग्वेज में लिखो, बट मीनिंग चेंज मत करना। दिस इज एवरीथिंग अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो के डिस्टिंग्विश का डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूं, माइक्रो के ऊपर मैंने ओवरव्यू पूरा दिया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जाना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में। यस, नाउ मूविंग फर्दर चिल्ड्रन, नाउ इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आया मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इंडेक्स नंबर। जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है उनको इंडेक्स नंबर की कोई जरूरत नहीं है, उनके प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स बहुत फास्ट होते हैं, तो उन्हें फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर देखना चाहिए। और इवन अगर एसपी स्टूडेंट है तो हमने आई थिंक सो 11th स्टैंडर्ड के अंदर कहीं ना कहीं पार्टीशन वैल्यू में थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन किया ही होता है। और अगर आपको लगता है स्टिल आपका इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन वीक है, तो आप उसके थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस करना। अब एक चैप्टर है जो मुझे आपको सबको एक साथ बताना पड़ेगा, जिसका नाम है नेशनल इनकम। अगर किसी भी स्टूडेंट का माइक्रो इकोनॉमिक्स का 5 चैप्टर थरोली हो गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स में उसने सपोज फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम ही पढ़ा है, तो मैं बोलता हूं काफी हद तक उसका काम हो गया, काफी हद तक उसका काम हो गया। क्योंकि यहां से तुमने 5 माइक्रो पढ़ा, वहां से तुमने नेशनल इनकम पढ़ा, मतलब आप अपना बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट तो कर ही सकते हो।
ठीक है ना। आप बोलेगे सर बट उसके बाद अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो नहीं पढ़ना ऐसा नहीं बोलता हूं, आपके एफर्ट्स कम हो जाएंगे, आपके मेहनत बहुत कम हो जाएगी, आपका कम एफर्ट्स में आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। नेशनल इनकम चैप्टर को ऑप्शन में नहीं डालना। अगर आप बोलोगे सर मैं नेशनल इनकम नहीं पढ़ूं तो मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। वो बोलते हैं ना म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ऐसा सिचुएशन आएगा आपका। तो नेशनल इनकम को ऑप्शन में नहीं डालना। अब आप बोलोगे सर मेरे को तो नेशनल इनकम पढ़ने में रिस्क हो रहा है, नहीं रिस्क नहीं है। नेशनल इनकम में रिस्क नहीं है, बट उसकी जो लैंग्वेज है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज है, और डोंट टेक इट अदर वे, हम उस लैंग्वेज को पढ़ने के टाइम पे उसका मीनिंग भी अगर इंटरप्रेट कर देना तो भी बहुत अच्छे से होगा। अब नेशनल इनकम चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है हमारा फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, 8 मार्क के लिए भी आ सकता है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, आया हुआ है। फिर आती है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। इसका एक मैं आपको रास्ता बताता हूं। आप क्या करो, मेथड में एक्सपेंडिचर मेथड को बहुत अच्छे से पढ़ लो, उसके प्रिकॉशन और उसका इंट्रोडक्शन, उसका एग्जैक्ट थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमको इनकम मेथड पे लिखना होता है, राइट। और एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड के ही जो प्रिकॉशंस है वो हम लोग आउटपुट मेथड में लिखते हैं। तो आपका जो मेथड्स पढ़ने का एक क्वेश्चन था वो बहुत इजीली सॉल्व होगा। एक्सपेंडिचर मेथड अच्छे से कर लो, उसका ऑपोजिट इनकम मेथड में लिखना है, और एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड के प्रिकॉशन को हम लोग कंबाइन करके आउटपुट मेथड में लिख सकते हैं। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है थियोरेटिकल डिफिकल्टी एंड प्रैक्टिकल डिफिकल्टी। ये दोनों अगर साथ में आ गए तो 8 मार्क का क्वेश्चन, सिर्फ थियोरेटिकल डिफिकल्टी एंड सिर्फ प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आया तो 4-4 मार्क के क्वेश्चन। बट नेशनल इनकम चैप्टर को हम छोड़ नहीं सकते। अब आया आपके सामने एक बहुत अच्छा चैप्टर जिसका नाम है पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। चिल्ड्रन, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया के अंदर आप बोलोगे सर मुझे सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ही पढ़ना है, ओनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने आती है एक्सप्लेन नॉन टैक्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू, ये आपको 4 मार्क में आ सकता है। फिर आपको एक आ सकता है टाइप्स ऑफ बजट, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट एंड बैलेंस बजट। फिर एक आ सकती है इसके अंदर इंपॉर्टेंस ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट के चांसेस कम है, मैंने नहीं बोला नहीं आएगा, बट उसके चांसेस कम है। पब्लिक फाइनेंस में से आप सिलेक्टेड 3 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो भी आपका काम हो जाएगा, बट सी टू दैट क्या आपने उसका ऑब्जेक्टिव्स रीड किया है, हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट में मैं सामने से बता रहा हूं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक बहुत लेंदी है, अगर आप उसको शॉर्ट में लिख पाते हो तो ठीक है, वरना लेंदी क्वेश्चन है, टाइम कंज्यूम करेगा आपका। इसके अंदर प्रॉब्लम्स ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल मार्केट, रोल ऑफ मनी मार्केट, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, रिफॉर्म्स ऑफ मनी मार्केट, रिफॉर्म्स ऑफ कैपिटल मार्केट, मतलब टोटल 3-3-6 क्वेश्चन हो गए। अगर हमने नेशनल इनकम बराबर से किया होगा तो मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट को आप बैलेंस कर सकते हो, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगा। अब आया फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्लेन द रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो आपको बहुत सिंपली लिखना है। तो ये मैंने कंटेंट पे बात किया है कि आपको कौन से क्वेश्चंस को, कौन से टॉपिक को ज्यादा अहमियत देनी, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करो। अब थोड़ा सा आगे आता हूं मैं। अब ये देखो, ये हमने जिस दिन से हमारा 12th स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ होगा, जिस दिन से आपके कॉलेज के लेक्चर स्टार्ट हुए रहेंगे, क्लासेस के लेक्चर स्टार्ट हुए रहेंगे, हर टीचर ने आपको इसके ऊपर जरूर बताया होगा। बट मैं इसके ऊपर एक चीज बता रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, प्लीज फुल स्टेटमेंट चाहिए, मुझे फुल स्टेटमेंट चाहिए, सिर्फ आंसर मत लिखना। कोई एग्जामिनर हो सकता है आपको मार्क्स दे ना दे, वो उसकी साइकोलॉजी पे डिपेंड भी करता है, बट मैं सामने से बोलता हूं प्लीज आप पूरा क्वेश्चन लिख के आंसर लिखना। लास्ट क्वेश्चन नंबर 6,
असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी होते हैं, बहुत ट्रिकी होते, कॉम्प्लिकेटेड होते वो क्वेश्चन। तो अपना सफिशिएंट टाइम देकर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चन को आप संभालना। उसमें आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो चलेगा। कंप्लीट द कोरिलेशन, वेरी इजी। गिव इकोनॉमिकल टर्म, वेरी इजी। फाइंड द ऑड वर्ड आउट, वेरी इजी। एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट भी वेरी इजी। मगर असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस ट्रिकी होते, एज यू ऑल नो दैट। अब ये मैं नहीं बोल सकता है 6 में से कौन से 4 आएंगे, बट असर्शन एंड रीजनिंग आया तो थोड़ा सा संभाल लेना, क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ना। नाउ अब ये आया बच्चों क्वेश्चन नंबर 2A, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, 6 मार्क्स, राइट। अब इसमें 1 मार्क आपको मिलता है उस टर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 1 मार्क मिलता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। जबकि ये एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। एंश्योर करना मिनिमम 4 लाइन से ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं जाना चाहिए, 4 लाइन के ऊपर आपका एक्सप्लेनेशन नहीं जाना चाहिए। यहां पे भी कोशिश करना कि माइक्रो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई में तो पिकअप करना, मैक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन से उसको पहले अच्छे से पढ़ लेना, कॉन्फिडेंस बराबर है तो उसको उधर पुटअप करना। नाउ इट कम्स वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 5। अब देखो कई ऐसे बुक्स है जहां पे डिस्टिंग्विश में 2 पॉइंट दिए, बट मुझे वो ठीक नहीं लगता। अगर यार आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश लिख रहे हो, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, A, B, 4, 5, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस करो ना, एक एक डिस्टिंग्विश में 4-4 पॉइंट लिख सकते हो, क्यों नहीं लिखना है? लिख सकते हैं हम, और टाइम भी मिलता है। बट अगर आपको लगता है कि सर मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्टिंग्विश लिखना है, नेशनल इनकम, पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, फॉरेन ट्रेड, स्टिक टू द 2 पॉइंट, मीनिंग एंड सेकेंड पॉइंट, फिनिश। माइक्रो 4 पॉइंट जरूर लिखना, मैक्रो 2 पॉइंट लिखना। रीजन, लैंग्वेज बैरियर, मैक्रो में लैंग्वेज एक प्रॉपर रोल प्ले करता है, और अगर हम उसमें मिस्टेक करेंगे तो हमारा मार्क्स चला जाएगा। दूसरा, अगर डिस्टिंग्विश में डिमांड एनालिसिस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई के डिस्टिंग्विश को लिख रहे हो तो डायग्राम मैंडेटरी, मैंने 3 बार रिपीट किया ताकि तुमको याद रहे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स। इसमें खास करके क्या होता है पता है? टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, एनी 4 फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। तो जब यहां पे ऐसा लिखा हो ना, एनी 4 फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, तो आप 4 फीचर को प्रॉपरली एक्सप्लेन करो, बाकी 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का हेड पॉइंट दे दो। एनी 3 आउट ऑफ 5। अब इसमें भी है ना, एनी 3 आउट ऑफ 5 है तो 2 तो आपको माइक्रो का मिल ही जाएगा। तो देखो आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो आपको कितना फायदा हो रहा है, हम कितना अच्छे से हमारे पेपर को जस्टिस दे सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, स्टेट विद रीजन एनी 3 आउट ऑफ 5। मतलब एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का हुआ, 1 मार्क तो खाली यही लिखने का मिलेगा आपको कि यस आई एग्री और आई डिसएग्री। उसके बाद आपको 3 पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशंस के लिए मिलेंगे, 3 पॉइंट आपके एक्सप्लेनेशन के लिए आएगा बच्चों। कोशिश करना पहला लाइन जो लिख रहे हो, आई एग्री, आई डिसएग्री, वो प्रॉपरली मेंशन करने के लिए, वरना वो स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत होगा तो वो आगे पढ़ेगा ही नहीं वो। और इसमें भी मैं बोल रहा हूं, कोशिश करना माइक्रो से ज्यादा अटेन करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैक्रो को छोड़ना है, मैक्रो लिखने में टफ है, हमारी लैंग्वेज बैरियर्स है, और मैक्रो लिखने में लैंग्वेज बहुत बड़ी रोल प्ले करती है। नाउ सबसे इजी क्वेश्चन नंबर 5। आपको मालूम है, अगर सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कर लिया ना, मेरा 90+ बोर्ड में किसी की ताकत नहीं है रोक दे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी होता है। ये 28 मार्क आपके हाथ में आने चाहिए, पक्के आने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आप बोलोगे क्या पढ़ूं? गवर्नमेंट एग्जाम के पीछे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है सब पढ़ लो, किसी भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ना।
ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल एनी 2 आउट ऑफ 3, 8 मार्क्स ईच। इसमें आप ज्यादा क्वेश्चन कहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो? डिमांड, यस, लॉ ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेशनल इनकम, फॉर्म्स ऑफ मार्केट। आप बोलोगे सर फॉर्म्स ऑफ मार्केट आ सकता है, आ सकता है। कोरोना के बाद एक पेपर हुई थी बोर्ड की जिसमें टाइप्स ऑफ मोनोपोली एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली को कंबाइन करके 8 मार्क का क्वेश्चन बनाया था वो लोग ने, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन डिटेल। अब यहां पे मैंने आपको बोला है कि खास करके डिमांड, इलास्टिसिटी, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड नेशनल इनकम, राइट। बट यहां तक पहुंचोगे कैसे? अब इसके लिए मैं आपको पहले स्क्रीन पे लाता हूं, ठीक है। इस स्क्रीन के ऊपर लाता हूं। अब मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा अलग लेवल पे जा रहा है। सबसे पहला, इस टाइम बोर्ड ने बोला है कि 10:30 बजे रिपोर्ट करो, मतलब 10:40 तक तो आपको अंदर ले लेंगे, 10:40 तक तो अंदर ले लेंगे। नर्वस होना नहीं, ट्रबल में नहीं आना। बोर्ड के पहले अगर कोई बोले कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर आया, वो क्वेश्चन पेपर आया, मत देखना। व्हाट्सएप पे कोई चीज आए डाउनलोड मत करना, व्हाट्सएप हो सके तो बंद ही करना, अनइंस्टॉल कर देना। मैं खाली सजेशन दे रहा हूं, थोड़ा रिस्की है मुझे पता है इस टाइम पर, बट हो सके तो करना। अब जैसे हम लोग एग्जामिनेशन रूम में जाएंगे, सबसे पहले आप बैठोगे, आपको सप्लीमेंट्री देगा वो। मेरे टाइम पे जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे सप्लीमेंट्री 15 मिनट पहले मिल गई थी। जैसे ही आपके हाथ में मेन सप्लीमेंट्री आता है 15 मिनट पहले, आप पेंसिल लो और हर पेपर के ऊपर 2 मार्जिन बनाओ, 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल। रूल नंबर 1, प्रेजेंटेशन मेक्स डिफरेंस, बराबर। पहली सप्लीमेंट्री का समझो फॉर एग्जांपल आपने हर पेज पे 5-7 मिनट में 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल बना दिया, तो आपका पेपर एक प्रॉपर फ्रेम में होगा। एग्जामिनर को पढ़ने में काफी हद तक इजी जाएगा, वो काफी हद तक इजी जाएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन 1 लिखने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। प्लीज क्वेश्चन ऑर्डर को चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सपोज क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 3 लिया है, एग्जामिनर उस साइकोलॉजी में बैठा होगा कि क्वेश्चन 1 के बाद क्वेश्चन 2, तुम उसको क्वेश्चन 3 दिखा रहे हो, मतलब आपने उसके माइंडसेट के साथ थोड़ा डिफरेंसेस क्रिएट किया। हो सकता है उसका इफेक्ट आपके चेकिंग पे भी आ जाए, तो आप क्यों उसको ट्रबल दे रहे हो? आप एग्जामिनेशन लिख रहे हो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिख रहा हूं मैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं। तो आप उसको रिलैक्स करो, आप उसको ईज आउट करो कि भाई तूने क्वेश्चन 1 एक्सपेक्ट किया, मैंने क्वेश्चन 1 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। अगर क्वेश्चन 1 खत्म हो गया, 6-7 लाइन बची है, लीव इट, go to the second page, go to the fresh page, write question number 2। डिस्टिंग्विश है, प्रॉपर बॉक्स बनाओ। लगता है हेड पॉइंट देना है, दो। इकोनॉमिक्स में हेड पॉइंट नहीं दोगे तो भी चलता है, देना है दे सकते, नहीं देना है मत दो, बट चेंज मत करना। दूसरा, एक बार जो पेन से लिख रहे हो, फिर वो ब्लू हो या ब्लैक हो, व्हाटएवर, ऑर्डर चेंज मत करना, ऑर्डर चेंज मत करना, कलर चेंज मत करना। ब्लू से लिख रहे हो तो गो फॉर ब्लू, ब्लैक से लिख रहे हो तो गो फॉर ब्लैक। मैं इंसिस्ट करूंगा ब्लू से लिखो, बेटर है, व्हाइट के ऊपर ब्लू थोड़ा अच्छे से भी दिखेगा। राइटिंग साइज थोड़ा बड़ा बनाना, हल्का सा, बहुत ज्यादा बड़ा मत बनाना। और सी टू इट कि 3 घंटे का पेपर आप 7 मिनट 5 मिनट पहले खत्म कर दो। मैं यहां पे टाइम पैरामीटर्स के बारे में कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है,
एग्जामिनेशन के डे पे आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी, एग्जामिनेशन हॉल में आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, वो मुझे नहीं पता। तो अगर मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को इतना टाइम दो, तो बच्चों आपका नजर सिर्फ घड़ी पे होगा और आप खाली कंप्लीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे। नहीं, मुझे आपको हैबिट नहीं डालना है। आप अंदर जाओ बिंदास रिलैक्स होके, भगवान का नाम लो, स्टार्ट द पेपर, सी टू इट के 5 मिनट पहले आपका पूरा पेपर खत्म हो रहा है, टाई हो गया, आपने रोल नंबर वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी हो आपने पूरी कर दी, और इस तरह से आपका एक पूरा इकोनॉमिक्स का पेपर अच्छे से खत्म होगा। अब सपोज कोई पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बीच में आपको ज्यादा डेज मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर पेपर को प्रिपेयर करने के लिए, आपको लग रहा है 4-5 दिन का मेरे पास गैप है, बफर है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के खत्म कर देना। माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के खत्म कर देना, उस टाइम पर आपका बर्डन इको का बहुत कम होगा। अगर इस प्लानिंग से चलोगे तो मेरे हिसाब से बेटर है। कोशिश करना पेपर में कैंसलेशन नहीं करना, कोशिश करना कैंसलेशन नहीं करना, मार्जिन बराबर से ड्रॉ करना, अपने पेपर को प्रेजेंट बराबर करना, कंटेंट के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी रखना। ये मत सोचना कि मैं क्वांटिटेटिव लिखूंगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन एसपी के पेपर में, इको के पेपर में, इंग्लिश के पेपर में नहीं चाहिए, बिकॉज ये तीनों सब्जेक्ट को लिखने का अपना एक बहुत तरीका है। तो मैं आपको सामने से बोलता हूं लैंग्वेज पे कंट्रोल करना, सारे पॉइंट्स को प्रॉपरली हेड आउट करना, और जाते जाते यही बोल के जा रहा हूं, ऑल द बेस्ट, डू वेल, परफॉर्म वेल, हो सके उतना ज्यादा माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के जाओ। मैं वापस ये बात रिपीट कर रहा हूं, पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, मगर माइक्रो को थोड़ा प्रेफरेंस ज्यादा देना। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर गिविंग अ टाइम। और अगर हो सके तो आपका कोई फ्रेंड जो कोई भी रीजन से समझो क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए ड्यू टू फाइनेंशियल ट्रबल, उसको भी ये गाइडेंस दे देना कि बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के जा। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन।